ओके बच्चों, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड एज ऑफ द प्लांट्स एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बन डेटिंग मेथड। मतलब कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करेंगे, कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी प्लांट का एज पता कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी एज ऑफ अर्थ की। So that was using the uranium dating method. We got the age of Earth, and this is carbon dating method, and we can find the age of the plants. तो बच्चों ये कैसे होता है जरा समझिए इस बात को, देखते हैं। Okay, so let's begin with age of plants. Age of plants. और ये हम प्लांट्स का जो एज हमें चेक करना है, वी यूज कार्बन डेटिंग मेथड। तो दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कार्बन डेटिंग मेथड। तो एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी में यूरेनियम डेटिंग मेथड हो गया, अब ये कार्बन डेटिंग मेथड देखो क्या होता है, समझिए। तो जो प्लांट्स होते हैं वो जो है फोटोसिंथेसिस, जिसको कि हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं हिंदी में। सो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करते हैं। अब उस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि भाई प्लांट्स जो है वो CO2 एक्सेप्ट करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो ये सब हम सभी जानते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट हैपेंस, जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, या फोटोसिंथेसिस लाइव प्लांट्स ही करते हैं, डेड प्लांट्स नहीं करते हैं, तो लाइव वर्ड लिख देना जरूरी है। सो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो लाइव प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्व करते हैं CO2 गैस एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस का बेसिक प्रोसेस। लेकिन इतनी प्रोसेस से काम चलेगा नहीं, ये तो हम सभी जानते हैं बचपन से कि प्लांट्स जो है CO2 गैस एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। अब ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड का, हमें रेडियो एक्टिविटी में क्या समझना है? हमें रेडियो एक्टिविटी में ये समझना है कि ये जो CO2 गैस एब्जॉर्व करते हैं प्लांट्स, तो इसमें जो कार्बन है, तो कार्बन के हम लोग 3 आइसोटोप्स के विषय में पढ़ते हैं, C12, C13 और C14। तो ये जो प्लांट्स हैं वो ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्व करते हैं जिसमें कार्बन का 14 आइसोटोप होता है। हम लोग ये समझते हैं कि जो C14 है दैट इज रेडियो एक्टिव अनस्टेबल आइसोटोप, क्योंकि इसका N/P रेशियो 1 से ज्यादा होता है। और जो C12 कार्बन होता है दैट इज नॉन रेडियो एक्टिव और यू कैन से स्टेबल आइसोटोप। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इन दिस ड्यूरेशन दे एब्जॉर्ब C14O2 10⁻12 टाइम्स C12O2। मतलब ये जो C12 है O2, इसका अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो ये जो रेशियो आता है जो प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दिस सच अ हाई मल्टीपल। मतलब ये जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 14 वाला कार्बन डाइऑक्साइड अगर 10⁻12 यूनिट्स एब्जॉर्व करेंगे, तो जो कार्बन 12 है
वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड केवल एक यूनिट ही एब्जॉर्ब करते हैं, इतना डिफरेंस है। तो सवाल उठता है कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड में C14 की मात्रा अधिक है? या ये भी सवाल उठता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो प्लांट्स नाइट्रोजन गैस क्यों छोड़ देते हैं, उसको क्यों नहीं एब्जॉर्ब करते हैं? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में ही उन्हें ऐसा क्या नजर आता है? क्योंकि सबसे ज्यादा अबंडेंस तो नाइट्रोजन गैस का है। तो ये दो सवाल हैं, एक तो C12 वाला कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या C14 वाला, और दूसरा कि वाई दे आर नॉट प्रेफरिंग दिस नाइट्रोजन। तो एक तो उनका नेचुरल ये प्रकृति का बनाया हुआ सिस्टम है कि उसे कार्बन डाइऑक्साइड ही लेना है, तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि नाइट्रोजन क्यों नहीं एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन फिर भी इसका एक थोड़ा सा जस्टिफिकेशन, हल्का फुल्का जस्टिफिकेशन है बच्चों। क्या है जरा समझे। तो पहले हमें ये जो C14 वाली कार्बन डाइऑक्साइड और C12 वाली कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो ये रेशियो लिखा है इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं, ठीक। सो इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, plants absorb C12O2 and C14O2 in the ratio, वो जो रेशियो रहता है 10 to the power 12:1 का रेशियो। अच्छा, अब एक बात और थोड़ी छिपी हुई है इसमें कि ये C14 जनरेट कहां से होता है। तो देखिए क्या होता है कि जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर्स होते हैं, इन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इन अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चों कि जो सूर्य की किरणें होती हैं तो उसमें जो कॉस्मिक रेज होती हैं, तो उन कॉस्मिक रेज का बड़ा रोल रहता है C14 को जनरेट करने में। कैसे होता है ये? तो इन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर व्हाट हैपेंस, हम लोग सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो मेजर अबंडेंस है गैस का, दैट इज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो वो जो कॉस्मिक रेज होती हैं, वो कॉस्मिक रेज से जो न्यूट्रॉन्स आते हैं, दे कोलाइड विद दिस नाइट्रोजन एटम। वो जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन क्या होता है, इस नाइट्रोजन एटम के साथ कोलाइड करता है। और ये न्यूट्रॉन का सोर्स क्या है? इस न्यूट्रॉन का जो सोर्स है दैट इज कॉस्मिक रेज। तो ये जो न्यूट्रॉन जब नाइट्रोजन एटम के साथ कोलाइड करता है, तो ये नाइट्रोजन तो एक स्टेबल आइसोटोप है, N14, नाइट्रोजन 14 इज अ स्टेबल आइसोटोप। But due to this nuclear reaction, what happens is this nitrogen 14 converts into carbon 14। ये क्या करता है? ये कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है और एक प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। और क्या होता है बच्चों? एक प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। तो अब ये जो कार्बन 14 आया, दिस कार्बन 14 इज अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। तो ये जो कार्बन 14 है, ये कार्बन 14 एक अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है। तो एक तो बात ये समझ आई कि मन में ये सवाल छोटा सा आ सकता है कि सर ये कार्बन 14 ही क्यों, नाइट्रोजन क्यों नहीं? तो उसका ये रीजन है दैट द नाइट्रोजन एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन 14, और कार्बन 14 क्या होता है? एक अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड में जो मेजर अबंडेंस होता है दैट इज ऑफ दिस कार्बन 14। व्हाई? बिकॉज इट इज जनरेटेड फ्रॉम दिस नाइट्रोजन 14।
तो जो CO2 है वो CO2 में C12 जो है वो बहुत ना के बराबर रहता है। देखो कितना डिफरेंस है। दिस इज, अगर CO2 में कार्बन 12 वाला CO2 एक यूनिट है तो ये 1 बिलियन, ये 1000 बिलियन यूनिट्स होंगे इसके, है ना। 1 बिलियन इज 10 टू द पावर 9, तो अगर 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 3 करें तो दैट 10 टू द पावर 12। तो अगर एक यूनिट कार्बन 12 है तो 10 टू द पावर 1000 बिलियंस जो है वो कार्बन 14 वाले ये CO2 है। अब होता क्या है बच्चों कि जब हमारा लाइफ प्लांट जो है जब ये वाला CO2 एब्जॉर्ब करता है तो ये वाले CO2 का जो कार्बन है वो तो बड़ा गड़बड़ है, वो तो स्थायी नहीं है, वो तो डिके होगा। तो क्या होगा कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, दिस कंटिन्यूज टिल द प्लांट इज लाइफ, एंड इन इट्स लाइफ व्हाट हैपेंस, इट अगेन एंड अगेन एब्जॉर्ब्स दिस C14O2। और C14 चूंकि क्या है, डिके भी होता रहता है, साथ ही साथ चूंकि रेडियो एक्टिव है तो प्लांट से ये वाला कार्बन 14 डिके भी होता है साथ ही साथ। तो अब कार्बन का डिके भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस में वो ये वाला कार्बन एक्सेप्ट भी कर रहा है। हाँ, लेकिन ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन उस प्लांट के अंदर क्या होता है, ये तो लॉक हो गया, इसमें तो ये तो एक बार आ गया तो फिर बाहर जाने का रास्ता नहीं, क्योंकि तो स्टेबल है। लेकिन ये जो है वो डिके होता रहेगा। तो किसी भी लाइव प्लांट में ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है कि C14 और C12 का रेशियो से एक रेशियो में आ जाता है, वो रेशियो मेंटेन रहता है, वो रेशियो मेंटेन रहता है। वो लेगा फिर डिके होगा, फिर लेगा फिर डिके होगा, तो दैट रेशियो इज मेंटेन इन अ लाइफ प्लांट। बट व्हेन द प्लांट इज डेड, जब प्लांट की मृत्यु हो गई, जब प्लांट सूख गया या वो जो है गिर पड़ा, तब क्या होगा, जब वो लाइव नहीं रहा तब क्या होगा, ये जो C12O2 है ना तो ये लेगा और ना ही ये लेगा। अब तो उसका लेना देना सब लेना तो बंद हो गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस समाप्त हो गया, वो तो जिंदा ही नहीं रहा। बट व्हाट हैपेंस, एज दिस C14 इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, इसका डिके चालू रहता है, इसका डिके तो चालू रहेगा। तो क्या होता है कि बच्चों, जैसे कोई प्लांट जो है वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट क्या होता है कि जब मिलियंस ऑफ ईयर इट रिमेन सबड्यूड बिलो द अर्थ सरफेस, तो क्या होता है, ये फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कोई प्लांट फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसकी अगर एज निकालने की बात आई तो उसी को एज ऑफ प्लांट्स या एज ऑफ फॉसिल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट तो रहा वो वन से सम मिलियन ईयर बैक इट यूज्ड टू बी द प्लांट, बट नाउ इट हैज बीन टर्न इनटू सम फॉसिल इट मे बी अ रॉक, इट मे बी कोल, है ना। तो वो एक फॉसिल में कन्वर्ट हो गया। तो उस फॉसिल की जो एज का निकालने का तरीका क्या है, सो दैट इज कार्बन डेटिंग। हाउ वी डू दिस, हम क्या करते हैं कि बच्चों, जब वो प्लांट लाइव रहा होगा तब उसमें C12 और C14 का रेशियो रहा होगा, और आज के समय नेचुरली वो रेशियो चेंज हो गया होगा। वाई, क्योंकि जो C14 है इट हैड बीन कंटिन्यूअसली डिकेड, जब से वो मतलब उसकी मृत्यु हुई तब से लेके आज तक जब हम उसकी एज देखने जा रहे हैं, तो ये C14 जो है वो तो कंटिन्यूअसली डिके होता रहा। तो C14 की मात्रा रिलेटिवली जीवित प्लांट की अपेक्षा कम हो गई होगी। तो इस C12 और इस C14 का जो रेशियो है उसको यूज करके, जो इनिशियल रेशियो और जो फाइनल रेशियो है, दैट इज बीइंग यूज्ड टू गेट द एज ऑफ द प्लांट। तो यहां भी रेडियो एक्टिविटी का ही तो एप्लीकेशन है। जो कार्बन डेटिंग मेथड है, व्हाट इज दिस कार्बन डेटिंग मेथड, इट इज जस्ट अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि फोटोसिंथेसिस में केवल C12 भी हो, C14 ना हो, तो फिर जीवित और मृत प्लांट में फर्क क्या पड़ेगा? कार्बन कंटेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार्बन कंटेंट उसका जो C12 वाला कंटेंट है वो जो जितना जीवित में है, फिर कितने भी दिन हो जाए तो वो तो मेंटेन ही रहेगा। हाँ, लेकिन इस कार्बन के चलते वो कंटेंट जो है चेंज हो जाता है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा बच्चों, वैसे वैसे इस कार्बन 14 का जो रिलेटिव अबंडेंस है उस प्लांट में, या उस जो आज के समय में फॉसिल में कन्वर्ट हो गया है, तो वो धीमे धीमे कम होता जाएगा, डिके बढ़ता जाएगा। तो यूजिंग दिस
ratio, using the quantity of the C14, we get the age of the plants, which has been converted into some fossil like coal or any sedimentary rock, or say you can say petrol or some ये इस तरह के जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो सब प्लांट से ही जनरेट होते हैं. ओके, ये बच्चों थोड़ा रेशियो जो है, रेशियो थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको ठीक कर देते हैं. इसको हमें चूंकि C12 वाले को ऊपर लिख दिया है, पहले लिख दिया है, तो उसको 1:10⁻12 लिख देते हैं. नॉट इज फाइन. ठीक, C12O2 को पहले लिखा है तो उसको 1:10⁻12 कर देते हैं. अब ठीक है. अच्छा बच्चों, एक चीज और भी ध्यान ये देंगे, जैसे कोई पूछे कि सर ये जो C14 का फॉर्मेशन है नाइट्रोजन 14 से, क्या ये नेचुरल है? क्योंकि कोई तो करने गया नहीं, वो तो प्रकृति ने ही बदल दिया है ना, तो उस हिसाब से तो ये नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन ही होना चाहिए. लेकिन ये नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन उस सेंस में नेचुरल है कि ये प्रकृति द्वारा किया हुआ है, लेकिन ये ट्रांसम्यूटेशन के सेंस में नेचुरल नहीं है. नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन इज समथिंग विच इज अ नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके. ये एक स्टेबल न्यूक्लियस है, इससे कोई रेडियोएक्टिव डिके ऐसा सच नहीं हो सकता है. ये तो सूर्य की जो कॉस्मिक रेज है वो इससे टकराई तब ये चेंज हुआ. तो दिस इज नॉट अ नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन, दिस इज एन इंड्यूस्ड ट्रांसम्यूटेशन. ये नेचुरल नहीं है, ये एक इंड्यूस्ड ट्रांसम्यूटेशन है. तो इस बात को भी चलो यहां पर मेंशन कर लेते हैं, नहीं मन में रह जाएगा. तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस इज इंड्यूस्ड ट्रांसम्यूटेशन. ओके, एंड दिस हैज बीन इंड्यूस्ड ड्यू टू these neutrons from the cosmic rays, due to these neutrons from the cosmic rays. ओके, तो होता क्या है बच्चों, इन लिविंग प्लांट्स या इन लाइव प्लांट्स लिखते हैं, जीवित जो पौधे होते हैं, तो इन लाइव प्लांट्स कॉमा साइमल्टेनियस absorption and decay of C14 takes place. Simultaneous absorption and decay of C14 takes place. ठीक, एंड ये जो रेशियो है of C12 and C14 attains an equilibrium value. इसकी एक फिक्स वैल्यू हो जाती है, वो मेंटेन रहती है. इक्विलिब्रियम वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट. फाइन. अच्छा, फिर अब ये तो एक बात रही जब वो प्लांट जो है जीवित है, लाइव प्लांट की बात हो रही है. लेकिन जब वो डेड हो गया तब क्या होता है? Then there is no photosynthesis, no absorption of CO2 further. So in dead plants, no photosynthesis, अब फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल डिके ही होगा, है ना? नो फर्दर absorption of this C14, only decay. केवल इसका डिके ही होना है. अब जब C14 का जो डिके है केवल डिके ही होना है, उसको तो लेना नहीं है, तो जो रेशियो है, किसका रेशियो बच्चों? अगर हम इस C14:C12 का रेशियो देखें
तो ये रेशियो जो है समय बीतने के साथ साथ घटते जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका फिक्स्ड हो गया, न्यूमरेटर कम होता जा रहा है। तो दिस रेशियो डिक्रीजेस as the time passes, as the time passes, sorry। तो ये समय बीतने के साथ साथ ये रेशियो कम होते जाता है, क्योंकि ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इसमें ये जो ये वाला पार्ट है C12, इसका कोई डिके नहीं होगा बच्चों, ये तो कांस्टेंट हो गया। ये तो प्लांट में फिक्स हो गया, ये तो चेंज नहीं होना है। चेंज तो ऊपर वाला होना है, ये वाला चेंज होना, और ये घटता रहेगा डिके के चलते। तो जितना ज्यादा समय बीतेगा उतना ही रेशियो घट के कम होता जाएगा, और यूजिंग दिस फैक्टर वी गेट द एज ऑफ दैट फॉसिल। एक जो डेड प्लांट होता है बच्चों, अ डेड प्लांट कन्वर्ट्स into fossil due to कैसे लिखवाएं, a dead plant convert into a fossil in millions of years. In millions of years. In millions of years due to changing geological activities. Geological activities below the surface of earth। ठीक, तो जब वो प्लांट मृत हो गया तो फिर धीमे धीमे वो मिट्टी के अंदर चला गया, फिर और नीचे जाता गया, और फिर क्या हुआ, उस पर बहुत सारा प्रेशर चेंज हुआ, फिर मिलियंस ऑफ ईयर एक्टिविटीज हुई, अर्थ की जो प्लेट्स हुई उनमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें होने के बाद क्या होता है कि फिर वो जो है डेड प्लांट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एज ऑफ प्लांट बोले या एज ऑफ फॉसिल बोले, एक ही बात होती है। तो ये सब तो कहानी हो गई। अब सवाल आता है कि ठीक है सर, ये तो बात समझ आ गई, अब जरा ये भी देख लेते हैं कि एक्चुअल कैसे कैलकुलेशन होता है, हाउ वी एक्चुअली यूज द मैथमेटिक्स टू गेट द आंसर। तो देखें क्या होता है बच्चों। चूंकि रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, सो दिस इज 2.303 बाई लैम्डा लॉग बेस में 10, और ए नॉट बाई एन नॉट बाई एन टी लिखते हैं। तो ये जो एन नॉट हो गया वो हो गया कार्बन 14 का एन नॉट, है ना, और जो एन टी हुआ यानी करंट में जो एन हुआ वो भी कार्बन 14 का एन नॉट हो गया, वो भी कार्बन 14 का एन हो गया, कार्बन 14। तो चूंकि ये बात हम लोग कर रहे हैं किसकी, डिके ऑफ C14, ये जो चर्चा हो रही है डिके ऑफ C14 की हो रही है। तो चूंकि ये नेचुरली रेडियो एक्टिव मामला है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अच्छा ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि ये जो इक्वेशन है 2.303 बाई लैम्डा, ऑब्वियसली कार्बन 14 का डिके कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो इसकी हाफ लाइफ को यूज करके भी हम लोग काम चला सकते हैं। अब क्या करें कि इसमें जो कार्बन 12 है उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए कि ये जो कार्बन 14 है ये जो N0 है अपना कार्बन 14 का, इसको डिवाइड कर देते हैं हम N ऑफ कार्बन 12, और सेम डिवीजन बच्चों नीचे भी कर देते हैं, सेम डिवीजन नीचे भी कर देते हैं। ठीक है।
तो ये जो कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 तो अभी भी वैसे ही है जैसा शुरुआत में रहा होगा, व्हेन द प्लांट वुड हैव बीन अलाइव, और आज भी उतना ही कार्बन 12 है। तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं दैट दिस इज 2.303 बाई लैम्डा लॉग बेस 10, सिंपल केवल ऐसे लिख देते हैं 14 कार्बन और 12 कार्बन, इन दोनों का ये तो इनिशियल रेशियो हो गया बच्चों। इनिशियल मतलब जब वो प्लांट लाइव रहा होगा, और ये तो हो गया इनिशियल रेशियो उस प्लांट के लिए, और ये हुआ आज का रेशियो, करंट रेशियो। तो ये जो 14 कार्बन और 12 कार्बन का है, दिस इज द करंट रेशियो, दिस इज द करंट रेशियो। सो वी यूज दीज टू रेशियोज, और फिर हमें उसका डिके कांस्टेंट भी अगर नहीं पता है तो हाफ लाइफ का यूज करके हम लोग डिके कांस्टेंट पता कर सकते हैं। तो देन यूजिंग द हाफ लाइफ ऑफ दिस कार्बन 14 वी गेट दिस डिके कांस्टेंट, और फिर जब ये डिके कांस्टेंट मालूम हो जाता है तब फिर उस फॉसल का हम लोग आसानी से क्या करते हैं बच्चों, वी कैन गेट द एज ऑफ दैट फॉसल विच यूज टू बी अ प्लांट। तो एज ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं और एज ऑफ फॉसल भी कहा जा सकता है। सो दिस इज डन। तो ये रहा अपना एज ऑफ प्लांट्स। ओके, अब बच्चों इस फॉर्मूले में ये जो लैम्डा है, दिस इज डिके कांस्टेंट, दिस इज डिके कांस्टेंट फॉर कार्बन 14। तो समटाइम्स दिस डिके कांस्टेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें टी हाफ दे दिया जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि आइदर लैम्डा इज गिवन टू अस और टी हाफ इज गिवन, टी हाफ इज गिवन। तो अगर टी हाफ दिया है तब उससे कैसे निपटेंगे, तो बहुत इजी है। वी ऑल नो दैट दिस टी हाफ इज 0.6931 by lambda। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन गेट दिस लैम्डा। बट यहां पर एक और थोड़ा सा विचार करने की बात है कि एक तो तरीका ये है कि आप यहां से लैम्डा को सॉल्व करके फिर उस इक्वेशन में पुट करिए और फिर सॉल्व करिए, लेकिन वैसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, वी नीड नॉट टू सॉल्व लैम्डा लाइक दिस। हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, देखो क्या करेंगे, बहुत आसान है। ये जो 0.6931 बाई लैम्डा है, ये दरअसल क्या है, ये दरअसल 2.303 बाई लैम्डा इंटू log 2 बेस 10 है। दिस इज 0.3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो यू विल गेट दिस 0.6931। तो ये जो 0.3 है, अच्छा ये टी हाफ हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है, इन दैट फॉर्मूला द ओवरऑल टर्म इज 2.303 बाई लैम्डा। तो क्यों ना हम सीधा इस 2.303 बाई लैम्डा को ही लिख लें, लैम्डा लिखने की क्या जरूरत है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो टी हाफ है, इस टी हाफ में आप log 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आसान हो गया देखो। और log 2 क्या होता है, log 2 क्या हो जाता है, log 2 तो 0.3 लिख सकते हैं, 0.3010। तो आप कितना आसान कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को। आपके पास जैसे टी हाफ दे दिया है, तो आप उस टी हाफ में जस्ट क्या करिए, 0.3 से डिवाइड कर दीजिए, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस 2.303 बाई लैम्डा। दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस 2.303 बाई लैम्डा। हाउ इजी इट इज, कोई झंझट ही नहीं। 0.6931 डिवाइडेड बाई लैम्डा, फिर लैम्डा की वैल्यू आप लिखेंगे 0.6931 बाई टी हाफ, फिर 0.6931 में टी हाफ से आप डिवाइड करेंगे। नो इश्यू, कोई झंझट ही नहीं। सीधा 2.303 बाई लैम्डा की वैल्यू हमें लिखनी है, दैट इज टी हाफ डिवाइडेड बाई 0.3। सो नाउ वी यूज दिस रिजल्ट, एंड फिर उस फॉर्मूले में वो जो रेशियोज थे इनिशियल और फाइनल, उनको यूज करेंगे, वो भी गिवन रहेंगे।
and we will have easily the answer or the age of the fossil. So this part stands over. Thank you, बच्चों.